हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे ब्लड एंड ब्लड कोगुलेशन के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है। ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.3 टू 7.4 pH, और हमारी बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज 5 to 6 लीटर्स इन मेल्स एंड 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल्स। नेक्स्ट है ब्लड की पूरी क्लासिफिकेशन। ठीक है। ब्लड ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ग्लूकोज, बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो हमारा वाटर होता है वो 90 to 92% होता है। अब ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। उसमें सबसे पहला है एल्ब्यूमिन। सबसे पहला है एल्ब्यूमिन। Albumin maintain blood volume and pressure. Next is globulin. Next is globulin. Globulin हमारे को फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन हमें पता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया ब्लड प्लाज्मा का पार्ट। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इनको हम कार्पस्कल्स भी बोलते हैं, 45% होते हैं। ये फर्दर डिवाइड होते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स में। इरिथ्रोसाइट्स जिनको हम आरबीसी भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। थर्ड इज प्लेटलेट्स। आगे देखते हैं। जो हमारे ल्यूकोसाइट्स है वो फर्दर टू पार्ट्स में होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स में होते हैं इथेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है। और एक ग्रैनुलोसाइट्स में होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। आइए अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। ठीक है। जो हमने पढ़ा है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये होल सेल्स होते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है होम्योपोइसिस। होम्योपोइसिस प्रोसेस होता है जिसमें ये जो कार्पस्कल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड के डेवलप होते हैं। अब ये ना डिफरेंट डिफरेंट है, एम्ब्रियो में, यॉर्क सैक में, इन फीटस में, स्प्लीन प्लस लीवर, एडल्ट में ये रेड बोन मैरो में डेवलप होते हैं। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमें पता है हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी बाइकनकेव और नॉन न्यूक्लियट होती है। रेड ब्लड सेल्स, इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है, क्वार्टरनरी प्रोटीन होता है। और आरबीसी की लाइफ साइकिल 120 डेज की होती है, जिसके बाद वो रप्चर्ड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैक्रोफेजिस फिर उसको स्प्लीन में ले जाते हैं, और स्प्लीन, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। ये है सारा रेड ब्लड सेल्स के बारे में। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता। 5000 to 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे हमने देखा इसमें अलग अलग होते हैं, इन सब की ना अलग अलग शेप होती है। जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये मल्टीलोब्ड होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स स्लाइटली पिंक स्टेन करते हैं। इसिनोफिल होते हैं, वो न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल में एस शेप्ड होता है। मोनोसाइट्स किडनी शेप्ड होते हैं, और लिम्फोसाइट्स ओवल या स्फेरिकल होते हैं। लिम्फोसाइट्स हैं वो फर्दर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स हमारे क्या करते हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो पैथोजन से कंबाइन होता है और फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ऐसे ही टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेल्स को। इन सबको डिटेल में हमने इम्यूनोलॉजी में अपने मास्टर्स में पढ़ा होगा, पूरी डिटेल में किया जाता है। बेसिक यहाँ पे हम देख ही रहे हैं। ठीक है। ये हो गए हमारे डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट इज
प्लेटलेट्स का मेन वर्क होता है कि डैमेज ब्लड वेसल्स ब्लड लॉस को स्टॉप करते हैं। प्लेटलेट प्लग बनाते हैं, ब्लड क्लोटिंग कर देते हैं। इसमें शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है 5 to 9 डेज का। ठीक है, अभी आगे मैंने अटैच कर दिया, ये आप लोग देख लीजिए। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप शो की गई हैं, इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट, इसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। ठीक है, अब ये एक टेबल शो किया गया, इसमें उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। ये आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ये हमारा ब्लड के बारे में। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग से पहले ये आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। आप इनको याद कर लो, इनके नाम याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आप ब्लड कोगुलेशन को पढ़ो, फिर आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। फैक्टर नंबर 1 इज फिब्रिनोजन। फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 कैल्शियम आयन। फैक्टर 5 प्रो एक्सिलिन। फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टिन। फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं इसको। फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर। फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। नेक्स्ट इज हैगमन फैक्टर, और जो हमारा लास्ट है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, इसमें फैक्टर 6 नहीं होता, इसमें इनका सोर्स भी बोला हुआ है कि कहाँ बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है, जिसमें वो लिक्विड से सॉलिड जेल में बदल जाता है। नॉर्मली तो ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है जब तक वो वेसल में होता है, लेकिन वो बाहर आता है तो एक जेल बन जाता है, उसको क्लोट बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग होते हैं। इसके ना ब्लड क्लॉटिंग 2 पाथवेज में है, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है जब कोई इंजरी होती है टिश्यू में। ठीक है, जब कोई इंजरी होती है टिश्यू में, तब फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट हो जाता है, फिर टिश्यू फैक्टर आता है, 10 फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। फर्दर फिर वो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में और फिब्रिनोजेन फाइब्रिन में हो जाता है और एक क्लॉट बन जाता है। ठीक है, देखिए एक तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे, फिर है इंट्रिंसिक पाथवे, और फिर है फाइनल कॉमन पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे ये कैस्केड होता है, डिफरेंट डिफरेंट मान लो कोई ब्लड वेसल में डैमेज हो गया तो ये फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कैस्केड है, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। मेनली 10 से 10 एक्टिवेट हो जाता है, फिर वही कॉमन पाथवे पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को, फिब्रिनोजिन फिब्रिन को, और लास्ट में 13 फैक्टर आता है और एक क्लॉट बन जाता है। ठीक है, इसको बस आपको सब ये याद होना चाहिए। आप ये देख लेना, नोट कर लेना, इसको 3 से 4 बार आप पढ़ के देखो, लिखो, याद करो, फिर आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बस सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना ही था। अब आप इसको अपना कंबाइन करो, यहाँ से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, और आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो और बताना कि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट करें कि आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।